चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अबाउट इकोनोमाइजिंग, दैट इज अबाउट चॉइस अमॉन्ग अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि इकोनॉमिक्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्कार्स। स्कार्स का मतलब है लिमिटेड, कि इंसान के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने ऑप्टिमम वे से यूज करने, अपने बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ दीज चॉइसेस एड अप टू एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ दिस सिस्टम ऑपरेट्स। ये जो इकोनॉमिस्ट हैं एल जी रेनॉल्ड, इसने इसकी डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यूज भी मैंने तैयार किए हैं और क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, साथ आंसर भी हैं। अपने नॉलेज को, इस प्रेजेंटेशन को व्यू भी आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, और उसके बाद आप एमसीक्यू को आंसर करें कि आपके कॉन्सेप्ट इसके बाद कितने क्लियर हैं। तो स्कार्स का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, और हमारी जो विशेज़ हैं या हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि ताकि ऑप्टिमम आप इसके डिज़ायर्स आपके मीट हों और आपके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स वाज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जो है वो है ओकस, और जिसका मतलब है हाउस, और दूसरा जो इसका मतलब है ग्रीक का जो वर्ड है वो नेमन, to manage, which mean managing a household using the limited money or resources a household has। कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो ग्रीक से ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि आपने हाउस होल्ड को किस तरह मैनेज करना है, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब रिसोर्सेज की बात आ जाती है तो सबसे बड़ा रिसोर्स आप लोगों का है वो टाइम है, उसके बाद आपका मनी है। इसके अलावा इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लासेस होंगी इसके रिसोर्सेज के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बता चलूँ कि आपके टाइम, आपकी मनी, और आपके विशेस, विशेस में आपकी हैप्पीनेस, ये भी इसका पार्ट होता है कि ये और आपका कैपिटल, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं और ये क्या हैं, लिमिटेड हैं। अभी आगे जाते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट came into being with the publication of very popular book in 1776। कि सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की बुक 1776 में एडम स्मिथ ने इसकी बुक पब्लिश की है, तो उसकी वजह से ये इसकी इम्पोर्टेंस और यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। और एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जब ये स्टार्ट हुई थी उस वक्त इकोनॉमिक्स क्या कहलाई जाती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाई जाती थी, which remain operational at least up to the middle part of the 19th century। In fact, the wealth of nation is a landmark in the history of economic thought। It's separated economic from other social sciences। तो ये जो है ना वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो इसका लैंडमार्क है। 1776 में एडम स्मिथ ने इसकी बुनियाद रखी है, जिसमें सबसे पहले उसने बुक लिखी है। उस बुक का नाम भी इसके अंदर अवेलेबल है, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये बुक सबसे पहले मतलब इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, और जो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री है इसमें लैंडमार्क वर्ड जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन है। यहाँ पे अगर एडम स्मिथ के ऊपर आपसे कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका टाइम पीरियड भी इसके अंदर मेंशन है। और दूसरी बात है कि वो स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और मॉरल फिलॉसफी थी। His inquiry into the nation and causes of wealth of nation was one of the earliest attempts to study the historical development of industrial and commerce in Europe. The work helped to create the modern academic discipline of economics and provide one of the best known intellectual rationals for free trade and capitalism। तो कैपिटलिज्म क्या चीज़ होती है, ट्रेड क्या चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
बट फॉर द टाइम बीइंग आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ जो है वो 76 में उसने बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। और जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इकोनॉमिक्स का मतलब क्या लिया जाता था, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी। और जो एडम स्मिथ थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, वो स्कॉटिश कंट्री से पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे जिससे बिलोंग कर रहे थे। अब हम आगे जाते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की वो क्या थी, और करंटली अब जो डेवलपमेंट हुई है। तो अर्ली इकोनॉमिक्स लाइक J.H. चेन और इसके बाद से वाकर डिफाइन इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने डिफाइन किया है, ये जो पहले इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। एडम स्मिथ जो कि फादर भी कहलाया जाता है इकोनॉमिक्स का, उसने कहा था कि स्टेटेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद द नेचर and causes of wealth of nation. That is, economics deal with the question is how to acquire more and more wealth by a nation. एडम स्मिथ ने इसकी डिफाइनेशन में ये लिखा था कि किस तरह एक जो नेशन है अपने वेल्थ को किस तरह अच्छे से ज्यादा तरीके से हासिल कर सकती है। ठीक है। उसके बाद J.S. मिल आया, उसने कहा दैट इट इज द प्रैक्टिकल साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसने इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह की है कि जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोनों वेल्थ का नाम जो है वो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वाका आया है, उन्होंने कहा कि से दैट इकोनॉमिक इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज which relates to the wealth. Thus all these definition relates to the wealth. ये ओल्ड डिफिनेशन थी कि जब इकोनॉमिक्स शुरू में आया तो उन सब ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि किसी तरीके से जब वेल्थ के बारे में कि वेल्थ को किस तरह एक्वायर किया जाए और वेल्थ को किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए अमंग द सोसाइटी, तो इस चीज का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, उसके बाद जब ये डेफिनेशन आ गई तो उसके बाद जो सेकंड बड़े इसके इकोनॉमिस्ट हैं वो अल्फ्रेड मार्शल हैं। उन्होंने कहा कि however the above definition have been criticized on various grounds as a result पर इकोनॉमिस्ट हैं like मार्शल, रोबन्स, Samuelson have put forward more comprehensive and scientific definition. Emphasis has been gradually shifted from वेल टू मैन। जब अल्फ्रेड मार्शल आया तो उसने कहा कि सिर्फ वेल जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि वेल्थ किस लिए होती है, वेल्थ इंसान के लिए होती है या ह्यूमन बीइंग के लिए होती है। कि जब वेल्थ को आप ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे या उसको वो यूटिलाइज करेगा तो तब वो इकोनॉमिक्स कहलाई जाएगी। सो इट इज वन ऑफ द वन साइड a study of wealth and on the other and more important side, जिसने कहा कि ये दूसरी जो इसकी साइड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। कि इस जो वेल्थ आप जनरेशन कर रहे हैं या आप वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं तो उससे एक ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। क्योंकि इस चीज को जब एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था तो फर्स्ट टाइम 76 में इसने इसको बाकी साइंसेस से अलग करके इसको सोशल साइंस का नाम दिया है। तो उसने कहा कि इसकी जो दूसरी साइड है वो इम्पोर्टेंट साइड वो है कि इस वेल्थ के जनरेशन से ह्यूमन बीइंग को कितना फायदा हासिल हुआ है और उसको किस तरह ह्यूमन बीइंग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1890 ये बुक है जो के अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी है, ब्रॉट टुगेदर द थ्योरीज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी and the cost of production and to a coherent whole. It becomes the dominant economic textbook in England for a long period. उसके बाद जो अल्फ्रेड मार्शल आए हैं उसने 1890 में बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यूज का पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को किस की इसका राइटर या इसका ऑथर कौन था जिसने ये बुक लिखी है, और उसका सन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेना चाहिए।
अभी हम आगे जाते हैं कि जो इसकी की डिफिनेशन में वो क्या एल्फ्रेड मार्शल ने इसकी डिफिनेशन में क्या चीज बताई है। और बार इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि ये आपको According to Marshall, economics not only analyzes the aspect of how the acquire wealth, but तो मार्शल ने इसकी डिफिनेशन के बारे में क्या कहा। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स नॉट ओनली एनालिसिस द एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू एक्वायर वेल्थ but also how to utilize this wealth for obtaining material gains of human life. Marshall, in his book Principle of Economics, published in 1819, described economics as the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely concerned with the attainment and with the use of material requisites of well-being. तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि जो आप वेल्थ को एक्वायर करते हो वो ह्यूमन लाइफ के साथ इसकी इंटरेक्शन पैदा करोगे तो वो इकोनॉमिक्स कहलाई जाएगी। सिर्फ वेल्थ को यूटिलाइज हासिल करना या एक्वायर करना इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि इसको इसका दूसरा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। जब इसके साथ इसको लिंक करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो तब इकोनॉमिक्स इसकी ज्यादा अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर सकेगा। उसके बाद आगे जाते हैं। उसके बाद रोबन्स आया। रोबन्स ने इसकी डिफिनेशन क्या की कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी सेवरल एक्टिविटीज दैट हार्डली प्रमोट्स वेलफेयर। उसने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि जो वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर ऑफ द नेशन के नहीं होती हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाती हैं। तो उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो वेलफेयर ऑफ द नेशन के लिए हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप द एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड टॉक्सिन्स फॉर इंस्टेंस डू नॉट प्रमोट वेलफेयर, कि कोई भी आप नशा आवर जिस तरह अल्कोहल की प्रोडक्शन कर रहे हैं या इस तरह बाकी आपके स्मोकिंग डिवाइसेस वगैरह हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वो उससे कोई वेलफेयर में या ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है, ना उसमें एडिशन आ रही है। तो उसने कहा कि आप सिर्फ आप अगर इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रहे हो, एल्फ्रेड मार्शल की डिफिनेशन है एक्चुअली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि उसमें आपने कहा कि उसको ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए यूज होना लाजमी है। तो उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और वो वेलफेयर के लिए हो। तो उसने एंटॉक्सिंग जो एक्टिविटी हैं, जो कि नशा आवर चीज़ें आपकी हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अल्कोहल वगैरह हो गया, स्मोकिंग हो गई हैं, सिगरेट्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल हैं। लेकिन ये आपकी वेलफेयर की रिलेटेड नहीं है और ना आपकी वेलफेयर को एनहेंस कर रही होते हैं। तो उसने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो इसने बुक लिखी है वो 1932 में इसने बुक लिखी है, और उस बुक का जो नाम है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस है। उसके बाद इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट, अगर हम सादा लफ्जों में या मैं इकोनॉमिक्स को कंक्लूड करूं कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, तो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट इज अ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है जो कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स का मतलब दोबारा मैं बता देता हूँ, शॉर्ट, लिमिटेड, और ये बेसिक है वेरी इकोनॉमिक्स की कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स में हैं, लिमिटेड हैं और इन शॉर्ट हैं, और इन एन optimum manner and an attainment of desired level of income, output, employment and economic growth। तो इन शॉर्ट में इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि कंसर्न करता है कि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को
किस तरह ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि आप क्या अटेनमेंट क्या करें, क्या कि ताकि आप उससे आप अटेनमेंट कर सकें आपके डिजायर लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, अभी आगे आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दो मेन ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव बीन कॉइन्ड बाय प्रोफेसर रेंगर फ्रेश ऑफ ओसलो यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 1980। सबसे पहले जिस बंदे ने इस टर्म को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज किया है वो प्रोफेसर रेंगर फ्रेश थे, जो 1982 में सॉरी 1920 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इन दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल किया था। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसके इस तरह वर्ड से ही पता चलता है कि विच डील्स विद इंडिविजुअल एजेंट्स सच एज हाउस होल्ड एंड बिजनेस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंसिडर करता है पूरी इकोनॉमी को एज ए होल। आगे हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे। इसमें इसकी एग्जांपल में क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जब हम इकोनॉमिक्स की हमने हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, फिर उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट ऑल डिफिनेशन पढ़ी, फिर उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है वो हमने पढ़ी। और अब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है फर्दर जो उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की अगर आप कोई चीज स्टडी करेंगे, मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल का कंजम्पशन का लेवल क्या है, या फर्म अपने कंजम्पशन का पैटर्न क्या कर रही है, या अपने वो कैपिटल को किस तरह यूटिलाइज कर रही है। तो जब किसी भी इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट को इंडिविजुअल बेस पे आप डील कर रहे होंगे या उसको समझ रहे होंगे, तो उस वक्त वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। लेकिन जब वो पूरी एज इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट आता है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो वो उस वक्त क्या कहलाएगी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम बात करते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या है। मीन्स ए मिलियन पार्ट, इट इन ग्रीक माइक्रो मीन्स स्मॉल। The small microeconomics deals with a small part of the whole economy. For example, if we study the price of a particular commodity, हम देखना चाहते हैं कि चीनी की कीमत में कितना अप्स एंड डाउन आया है, तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम होगा। इस तरह हम कहते हैं कि रमज़ान शरीफ में जो आपकी बेवरेज हैं, आपके पेप्सी होगा, सेवन अप हो गए हैं, और इसके मुकाबले आपके जमशरीन है, तो कंपेरेटिवली लोग डाइवर्ट होते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं जमशरीन को बाकी कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले में। तो इस तरह अगर इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन के ऊपर जब आप उसकी प्राइस में या उसकी इस्तेमाल में डिमांड में क्या अप्स एंड डाउन आया है, उसको जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम कंसिडर होता है। लेकिन जब उसको इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, लेकिन अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल एयर टू एयर कंपैरिजन करते हैं कि 90 सपोज 2021 में और 2022 का आपस में कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल में लोगों की जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो किस तरफ डिवर्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या लोगों ने ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है, क्या लोग ज़्यादा प्रॉपर्टियां वगैरह खरीद रहे हैं, क्या लोग नए बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं, क्या लोग नए हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं। तो ये वाली स्टडी को अगर हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ रिजल्ट ड्रा करेंगे, तो वो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर होगा। तो प्रिसाइजली मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज the behavior of individual units of an economy
such as consumers, firms and industry, etc. Therefore, it is the study of a particular unit rather than all units combined together. तो ये इंडिविजुअल जो फैक्टर होता है या आइटम होता है या फर्म होता है, जब उसको आप स्टडी कर रहे होते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी which explain the composition or allocation of total production. ये कुछ चीजें आपको इस तरह होंगी कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जब कराएंगे तो उसमें जिस तरह यहाँ प्राइस थ्योरी की बात की गई है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग आपको इतना पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस थ्योरी के बारे में बात करता है. अच्छा, अब अगली स्लाइड में हम जाते हैं तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के एरिया क्या क्या चीजें हैं. तो ये मेन 3 एरिया हैं जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है ना वो स्टडी कर रही होती है या वो उसका स्कोप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वही है. सबसे पहले है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग विच इंक्लूड्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. तो ये प्रोडक्ट की बेसिकली चीज़ों के साथ दो थ्योरियाँ रिलेट कर रहे होते हैं कि आपने जो आपका थ्योरी आपकी कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसका कंजम्पशन का बिहेवियर कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर क्या होता है प्राइसिंग के हवाले से, और उसकी प्रोडक्शन की क्या थ्योरी होती है और उसकी कॉस्ट की क्या थ्योरी होती है. ठीक है. उसके बाद सेकंड फैक्टर है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. अब वो जो है वो मेनली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है कि प्रोडक्ट की वजह से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं और उसकी कंजम्पशन पैटर्न में और चीज़ों को उसकी तरफ वो बाय करता है या सब्स्टिट्यूट की तरफ जाता है, उसके ऊपर जो थ्योरी है वो प्रोडक्ट थ्योरी है. लेकिन जो उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसके साथ बाकी फैक्टर भी होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. तो उन थ्योरी के बारे में जो आप बात करते हैं वो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहलाई जाती हैं. सपोज इस तरह कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली रिलेवेंट होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन में जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल भी उस हिसाब से आपको ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल की अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और उसके हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन को रखने के लिए उसकी प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो ये होते हैं कि डायरेक्टली कोई चीज़ जो प्रोड्यूस हो होती है उसके साथ रिलेटेड होते हैं, और कुछ फैक्टर होते हैं कि वो डायरेक्ट तो नहीं होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली उसका पार्ट बनते हैं. उसमें फिर चीज़ें 4 चीज़ें आ जाती हैं कि थ्योरी ऑफ वेजेस क्या होते हैं. इसके बारे में हम इंशाल्लाह तफसील नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. फिर थ्योरी ऑफ रेंट क्या चीज़ होती है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाती है. और जो तीसरा बड़ा एरिया माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का एरिया है वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. वो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस है कि ये एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज. आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिस पे हमने सबसे पहले भी बात की है कि आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो इन शॉर्ट होते हैं, स्कॉर्स होते हैं. उनको एफिशिएंट मैनेजमेंट की आप अच्छी तरीके से किस तरह मैनेजमेंट करते हैं, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज़ को कंसिडर करता है. फिर दूसरी जो चीज़ जिसको वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिडर कर रहा होता है और वो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी विच वेयर देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल. इसके ऊपर भी हम करेंगे कि डिफरेंट जो इकोनॉमी की टाइप्स होती हैं उसमें एक किस्म जो है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोल का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कितना होता है, उसकी वजह से किस तरह प्राइसेस जो है ना वो अप्स एंड डाउन हो रहे होते हैं
उसका इन्फ्लेशन रेट के साथ क्या ताल्लुक होता है, वो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके ऊपर सारी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और इनका लिंकेज डेवलप करेंगे कि इनका आपस में किस तरह लिंक होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है यूटिलाइज टू एक्सप्लेन द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम किस तरह आप उसको इक्विलिब्रियम के लेवल किस तरह आपको इसको हासिल कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो एक्चुअली ये यहाँ पे इसका स्कोप इससे बाहर चला जाता है, लेकिन इन इंशाल्लाह हम बात करेंगे तो आपको बताता चलूँ यहाँ पे शार्ट के IMF एक्चुअली एक एजेंसी है कि जो एक्सचेंज रेट और डिफरेंट प्राइसेस को किस तरह वो करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि स्टूडेंट उस चीज़ के बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट प्राइसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनमें अप्स एंड डाउन वो कौन सा ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है और उनमें बैलेंस कर रहा होता है। तो IMF होता है जिसको लुक आफ्टर कर रहा होता है। इसलिए जब कोई लोन हमें देता है IMF की तरफ से मिलता है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम तफसील से बात करेंगे और आप लोग नेक्स्ट क्लासेस को प्लीज मिस ना करें ताकि इनके बारे में आपको पता चल जाए। उसके बाद आ जाती है एक्सप्लेन हाउ through market mechanism goods and services produced in the community are distributed। जो तीसरा इसके सिग्निफिकेंस है कि जब गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो लोगों के दरमियान किस तरह अच्छे तरीके से इक्वल वे से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और सर्विसेज है वो इक्वल बेसिस पे नहीं है, जिसमें जो रिच हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं गुड और सर्विसेज की, एज़ कम्पेयर टू पुअर जो लोग हैं उनको वो तमाम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। इसके बाद हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट चल रही होती है कि आपने कौन सी चीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज़ के ऊपर आपने टैक्स की रियायत देनी है, कौन सी चीज़ के ऊपर आपने टैक्स लगाना है, अगर आपने एजुकेशन को या अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है तो उसमें कौन कौन सी पॉलिसी आपने मुल्क के अंदर लेके आनी है ताकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाए। आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको कंसिडर कर रहा होता है। और ये जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है बेसिस ऑफ वेलफेयर, कि ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बेसिस जो है वो जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स रख रहा होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसको आप यूज करके आप कोई इकोनॉमिक मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स मॉडल के ऊपर भी हम इंशाल्लाह मुख्तसर सी बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है कि जो इकोनॉमिक्स मॉडल है वो किस तरह आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप इकोनॉमिक्स मॉडल डेवलप करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। तो उसके बाद जहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो उसकी जहाँ पे एडवांटेज होती हैं वहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ इन इकोनॉमी एज अ होल। तो इसके नाम से याद जो है ना वो क्लियर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल फैक्टर को कंसिडर कर रहा होता है, तो पूरी इकोनॉमी को ज़ाहिर है वो कंसिडर नहीं कर रहा होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। उसके बाद है इट इज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो आप इकोनॉमिक्स में और साइंस में भी आपने थ्योरी पढ़ी होंगे, तो कुछ थ्योरी होती हैं वो बेस कर रहे होते हैं कुछ एजम्पशन के ऊपर। तो ये एज्यूम कर रहा होता है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब तमाम लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट की डिफिनेशन भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि माशरे में तमाम लोगों जो के रोज़गार हासिल करना चाहते हैं उनको रोज़गार हासिल करने के तमाम मौके मौजूद हैं।
उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो कि जो आपके पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस क्या चीज़ होती है, पब्लिक फाइनेंस क्या होती है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो होगी हमारी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, वो कितने टाइम पीरियड की होती है, ये बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हमें इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन वगैरह आपने पूछने हो। जी अब वन बाय वन इंशाल्लाह आप सब लोगों से